जय अब्बा की दोस्तों, मैं हूं वाकांश सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आप सभी बढ़िया होंगे। और सब पढ़ाई कैसी चल रही है? सभी लोग की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, अब हम प्रारंभ करेंगे। कल हम लोगों ने क्या देख लिया था? पहले हम कल के बारे में जाने। कल हम लोगों ने सामाजिकरण के कुछ सामाजिक सिद्धांत के बारे में देखा था, जो एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। कल हमारा सामाजिकता का जो चैप्टर है वह खत्म हो गया था। दोस्तों आज हम अपना नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे, जो हमारा रहेगा बुद्धि। क्या रहेगा दोस्तों? बुद्धि। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस बुद्धि के चैप्टर में से कई प्रकार के प्रश्न बन के आते हैं। इनमें से कई प्रकार के प्रश्न मनोवैज्ञानिकों के कथन के अनुसार पूछे जाते हैं, जिनमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग कथन पूछे जाते हैं। और आपको बुद्धि के चैप्टर में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। इसलिए हम पढ़ेंगे बुद्धि का चैप्टर और बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। तो हम प्रारंभ करते हैं बुद्धि। देखिए दोस्तों, बुद्धि हमारा विषय शुरू। यहाँ पे हमारा चैप्टर है बुद्धि। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया दोस्तों? तो सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग सन 1885 में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों। देखिए, यह प्रश्न 2 जगह कंफ्यूजन होता है। वह कंफ्यूजन मैं आपका यहाँ भी दूर करूंगा, और जब मैं उस मनोवैज्ञानिक के बारे में बताएंगे तब भी हम आपका यह क्वेश्चन दूर करेंगे। क्या होता है, इसमें 2 लोगों के नाम बहुत ही फेमस हैं। एक तो है दोस्तों अल्फ्रेड बिने का, दूसरा है फ्रांसिस गाल्टन का। फ्रांसिस गाल्टन ने क्या किया था? सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया दोस्तों? सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अल्फ्रेड बिने ने सन 1911 में सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किया था दोस्तों। क्या किया था? सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किया था। इसलिए अल्फ्रेड बिने के लिए जो श्रेय जाता है वह जाता है सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड बिने। लेकिन अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? सन 1885 में मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों। तो यह हमारी बात क्लियर हो जाती है। दूसरी बात होती है दोस्तों, बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय होती है। बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय होती है। अमूर्त संप्रत्यय मतलब अमूर्त बुद्धि के समान होती है, अमूर्त चिंतन के समान होती है बुद्धि। अब देखिए, मैंने आपको बताया था अमूर्त क्या है। सबसे पहले तो अगर आप बुद्धि का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपसे एक चीज का बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह आपसे बार बार चीज पूछी जाती है। एक तो होता है दोस्तों अमूर्त चिंतन, दूसरा होता है दोस्तों मूर्त चिंतन। मैंने आपको बताया था मूर्त चिंतन वह होता है जिसमें कोई व्यक्ति जिस वस्तु के बारे में सोचता है, वह व्यक्ति जो किसी वस्तु के बारे में सोचता है वह वस्तु उसके सामने प्रत्यक्ष होती है, वह उसके लिए क्या होता है? मूर्त चिंतन होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी वस्तु का चिंतन किया जा रहा है, वह वस्तु उसके सामने नहीं है या उसके सम्मुख नहीं है, लेकिन वह उसका चिंतन कर रहा है, इसलिए वह क्या होती है? वह होती है अमूर्त चिंतन। जैसे अगर मैं बोलूं यह पेन है, यह पेन मेरे लिए क्या है? इस पेन को मैं देख पा रहा हूं, इस पेन को मैं देख रहा हूं, इसलिए यह पेन जो है मेरे लिए मूर्त है। कैसा है दोस्तों? मूर्त है, क्योंकि मैं इस वस्तु को देख पा रहा हूं। आपके लिए मैं कौन हूं? आप लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं आपके लिए मूर्त हूं। लेकिन मैं आपके बारे में सोच रहा हूं कि कई दोस्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी मेरे लिए अमूर्त हैं, क्योंकि मैं सोच तो रहा हूं लेकिन आप लोग हमारे सामने नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए आप लोग जो हैं अमूर्त हैं। अब आपकी बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। वह वस्तु जो सामने होती है वह होती है मूर्त, और जिसके बारे में सोचते हैं। लेकिन वह वस्तु जो हमारे सामने नहीं होती फिर भी हम उसके बारे में चिंतन करते हैं, तो वह होती है दोस्तों अमूर्त। तो बुद्धि एक ऐसी चीज होती है कि बुद्धि के बारे में हम पढ़ते तो हैं, बुद्धि का नाम जानते हैं,
बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं, बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं, बुद्धि की परिभाषाएं क्या होती हैं, लेकिन क्या बुद्धि को क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसीलिए क्या कहा जाता है? अमूर्त। संप्रत्यय का मतलब होता है अमूर्त के समान। अमूर्त के समान मतलब वही बात है कि मैंने किसी चीज का चिंतन किया और उसका जो प्रतिबिंब है वह मेरे दिमाग के सामने बनने लगता है, उसी के समान। जैसे कि मैंने आपसे कहा आगरे का ताजमहल, आगरे के ताजमहल की जब मैंने आपसे बात की दोस्तों, तो मेरे आंखों के सामने आगरे का ताजमहल आ गया, उसका संप्रत्यय मेरी आंखों के सामने बन गया। तो वह क्या है मेरे लिए? वह संप्रत्यय कहलाता है, लेकिन मेरे सामने नहीं है। तो दूसरी बात क्या होती है दोस्तों? बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय होती है। तीसरी बात, बुद्धि मस्तिष्क में होती है। बुद्धि दिमाग या मस्तिष्क में होती है दोस्तों। तीसरी बात, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण बुद्धि है। अगर आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, पढ़ाई को लेकर, घर के कामकाज को लेकर, और भी कई समस्याएं होती हैं, व्यापार को लेकर, आप जो कार्य कर रहे हैं कार्य को लेकर, तो उस समस्या का जो निदान जिस द्वारा किया जाता है, देखिए आपके लिए कोई समस्या आई, उस समस्या का आपने चिंतन किया, चिंतन करने के बाद आपने उसका कुछ हल खोजा, उसका आपने कुछ जो उसके समाधान खोजा, आपने किस तरीके से आप उससे बाहर निकल सकते हैं, तो वह सोचने की जो प्रक्रिया होती है, वह चिंतन जहां से किया जाता है उसे बुद्धि कहा जाता है। यही परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण बुद्धि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात हमारी क्या होती है? विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। ये किस प्रकार से है? देखिए, विभिन्न प्रकार की योग्यताएं, हम और आप जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं या किसी ऐसे बालक के साथ बैठते हैं, जो बालक हर क्षेत्र में निपुण होता है, पढ़ाई के क्षेत्र में भी, खेल के क्षेत्र में भी, परिवार के कामकाज के क्षेत्र में भी, चित्रकला के क्षेत्र में भी, संगीत के क्षेत्र में भी, और हमारे से साहित्य के क्षेत्र में भी, देखिए तो अपन क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं उस बालक के लिए? कि बालक बहुत बुद्धिमान है। बालक क्या है? बालक बहुत बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? क्योंकि उसकी जो योग्यताएं हैं वह हर क्षेत्र में हैं। उसके अंदर जितनी ज्यादा योग्यताएं होंगी, बालक उतना ज्यादा बुद्धिमान होता है। यह परिभाषा कहती है दोस्तों, क्योंकि उस बालक के अंदर पढ़ने के गुण भी हैं, वह पढ़ाई में बुद्धिमान है, उसके अंदर संगीत का भी गुण है, उसके अंदर चित्रकला का भी संगीत है, उसके अंदर साहित्य का भी संगीत है, उसके अंदर परिवार के भी गुण हैं, उसके अंदर हर प्रकार के गुण उसके अंदर समावेश हैं। इसके लिए क्या मतलब निकालते हैं? बालक हर क्षेत्र में बुद्धिमान है। और यही होता है दोस्तों विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम, विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम दोस्तों बुद्धि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है दोस्तों, अगर हम बुद्धि का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग कथन कहे गए हैं जो कि परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कौन कौन से कथन दिए गए हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। जो भी कथन मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, वही कथन मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक को डाउनलोड करिएगा और उसमें से जो उसके जो सिद्धांत मैं आपको दूंगा, उसकी जो परिभाषाएं देंगे, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली परिभाषा दी है दोस्तों बोडरो ने। किसने दी दोस्तों? सबसे पहली परिभाषा दी है दोस्तों बोडरो ने। बोडरो ने क्या कहा है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बोडरो ने क्या कहा? बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। देखिए बोडरो का कहना क्या है कि अगर आपके लिए ज्ञान प्राप्त करना है, देखिए आपके लिए कोई इतिहास का विषय पढ़ना है, देखिए जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं, आपके लिए कोई इतिहास का सब्जेक्ट पढ़ना है या इतिहास विषय के बारे में पढ़ना है, आपको इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी बुद्धि का काम करना जरूरी है। आपकी बुद्धि लब्धि क्षमता होनी चाहिए, तब तो आप वह चीज याद कर पाएंगे दोस्तों। अगर किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि का होना जरूरी है, क्योंकि जब हमारी बुद्धि काम करेगी, जो भी हम याद करेंगे वो हमें याद भी तो होना चाहिए। और याद कब होगा? जब हमारी बुद्धि तीव्र होगी। बुद्धि लब्धि के अनुसार अगर बुद्धि हमारे अंदर तेज है तो हमारे अंदर ज्ञान सीखने की क्षमता तेज होगी। इसीलिए क्या कहा गया है दोस्तों?
बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, मतलब बुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अगली बात दोस्तों, अगला जो कथन है, अगली जो परिभाषा है वह दी है दोस्तों वुडवर्थ महोदय ने। किसने दी दोस्तों? वुडवर्थ महोदय ने दी है। वुडवर्थ महोदय का क्या कहना है? बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वहां पे क्या कहा था? बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, मतलब बुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर वुडवर्थ ने क्या कहा है? बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। अगर आपके पास बुद्धि है, अगर आपके पास बुद्धि है तो आप कार्य कर पाएंगे। आप बुद्धि के माध्यम से कार्य करने की योग्यता है, मतलब आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है। अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो आपके अंदर अलग अलग प्रकार के कार्य करने की क्षमता नहीं है। देखिए क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आपके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा है। एक उदाहरण के तौर पर, एक फिजिक्स की भाषा में हम अब आपको एक उदाहरण देते हैं। देखिए बुद्धि किस प्रकार से व्यक्ति कार्य करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा है, उस बॉक्स का वजन बहुत भारी है, उस बॉक्स को उठाने के लिए कम से कम 20 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, लेकिन आप घर में सिर्फ 2 लोग हैं, आपके लिए उसके लिए थोड़ा सा 1 फुट की दूरी पर उसको खिसकाना है। देखिए कई लोग उसके लिए अलग अलग बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कार्य करने की योग्यता को देख रहे हैं दोस्तों। कई लोग क्या करेंगे, उस बॉक्स को पुश करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? उस बॉक्स को पुश करने की कोशिश करेंगे, जिसमें वह असफल रहेंगे। यह बुद्धि उन्होंने ठीक नहीं लगाई, यह बुद्धि उन्होंने ठीक नहीं लगाई, क्योंकि ऐसे वह बॉक्स को नहीं खिसकाया जा सकता। कई व्यक्ति इसको क्या करते हैं, लोगों को बुलाने जाते हैं, बोलते उसको उठा के रख लेंगे। देखिए दूसरी प्रकार की बुद्धि लगाई। तीसरी बुद्धि क्या होती है? 2 लोगों ने क्या किया, लोहे का लीवर लिया, उसको नीचे से लगा के उसको खिसका के आगे खिसका दिया। देखिए 2 लोगों ने भी उसको आगे खिसका दिया। इसका मतलब क्या है? उनके अंदर बुद्धि क्षमता तेज है। तो देखिए बुद्धि क्षमता तेज है, इसलिए वह क्या कर पा रहे हैं, कार्य कर पा रहे हैं दोस्तों। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। बुद्धि है तो आप कार्य कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप जंगल में हैं, आपके लिए कोई शेर अगर आप सामने खड़ा हो जाए तो आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। बुद्धि का इस्तेमाल कई प्रकार के करेंगे। कई लोग उसको भगाने की कोशिश करेंगे जो कि असफल रहेंगे, कई लोग वहां से भागने की कोशिश करेंगे जो असफल रहेंगे। लेकिन एक अगर व्यक्ति बुद्धिमान का प्रयोग बुद्धिमान है तो वह पेड़ पे चढ़ जाएगा दोस्तों, और वहां पर उसकी जान बच सकती है। तो इस प्रकार बुद्धि का प्रयोग किया जाता है कार्य करने में। अगली बात क्या होती है दोस्तों, रास महोदय के द्वारा अगली बात कही गई है, अगला कथन कहा गया है, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन बुद्धि है। हमारे साथ जो नवीन परिस्थिति बनती है, हमारे साथ जो नवीन परिस्थिति बनती है, उन नवीन परिस्थिति के लिए, उस नवीन परिस्थिति के लिए दोस्तों चेतन अनुकूलन करना, उससे महसूस करना, उसके द्वारा कुछ सीखना, उसके द्वारा कुछ सीखना ही क्या है, बुद्धि है। अब आपको बता दें दोस्तों, चेतन अवस्था क्या होती है। जब हमारे शरीर की 5 इंद्रियां, जब हमारे शरीर की 5 इंद्रियां सक्रिय होती हैं, जब हमारे शरीर की 5 इंद्रियां सक्रिय होती हैं दोस्तों, तब हमारी जो अवस्था होती है वह चेतन अवस्था होती है दोस्तों। क्या होती है? चेतन अवस्था होती है। अब आपका प्रश्न होगा 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है दोस्तों त्वचा, दूसरी होती है जीभ, दूसरी होती है नाक, कान, आंख। देखिए ये ऐसे संवेदनशील अंग है दोस्तों कि यहाँ पर अगर हल्का सा भी अगर आपके द्वारा टच किया जाए, स्पर्श नाम मात्र का किया जाए, तो उसको संवेदन के द्वारा महसूस कर लेता है दोस्तों। क्या कर लेता है? महसूस कर लेता है, और उस परिस्थिति को अंदर अपने अंदर भांप लेता है कि किसके द्वारा मुझे टच किया गया। और या कोई, देखिए कोई अगर कोई कीड़ा आपके ऊपर रेंग रहा है, कोई चींटी आपके ऊपर चल रही है, तो आप पहचान जाएंगे कुछ रेंग रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आप उस परिस्थिति को क्या कर पा रहे हैं, चेतन अनुकूल कर पा रहे हैं। वह क्या है दोस्तों? नवीन परिस्थिति से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। उसने अपने बुद्धि का प्रयोग किया, उसने अपनी संवेदनाओं का प्रयोग किया। आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं, आपके कमरे की लाइट बंद है, उस कमरे की लाइट को ऑन किया। क्या किया दोस्तों? उस कमरे की लाइट को चालू किया। तुरंत आपकी आंखें क्या होती हैं, थोड़ी बंद करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपकी आंखों पे चमक लगती है। देखिए संवेदनशील क्या है? आंख। उसने संवेदना व्यक्त की, और वह संवेदना सीधे आपके मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, और मस्तिष्क में क्या होता है दोस्तों? बुद्धि होती है।
तब तुरंत आपके अंदर बुद्धि कार्य करती है। अब नवीन परिस्थिति बन गई आपके अंदर, उजेला हो गया, आपने तुरंत कुछ ना कुछ कपड़ा चादर उठाया और आपने उसको ओढ़ लिया, ताकि आपको जो उजेला आ रहा है वह आपकी आंखों पे प्रकाश ना पड़े। आपने क्या किया? बुद्धि का प्रयोग किया नवीन परिस्थिति के लिए। यही परिभाषा है। नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन बुद्धि है। देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छे एक आपको सिस्टम बताते हैं, क्या है इसमें परिभाषाएं कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग दी हुई हैं। कितने प्रकार की हो जाती है? यहाँ पर ज्ञान को लेकर दी है एक परिभाषा, यहाँ पर कार्य को लेकर दी है दो परिभाषा, यहाँ पे जीवन की समस्याओं को लेकर दिया है तीन परिभाषा, यहाँ पे नवीन परिस्थितियों से लेकर कहा है चार परिभाषा, और यहाँ पर दोस्तों तीन प्रकार की परिभाषाएं और दी गई हैं कि समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। दूसरी परिभाषा दी है सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, या सीखने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। तीसरी क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से 8 परिभाषाएं होती हैं जो कि सामने हैं। बस ये परिभाषाएं क्या है, जैसे ज्ञान को लेकर जो परिभाषा दी है दोस्तों, वह सिर्फ बुडरू महोदय ने दी है, इसलिए उसको अलग लिखा है। यहाँ पे कार्य को लेकर जो परिभाषा दी है बुद्धि की, वह सिर्फ बुडवर्थ महोदय ने दी है, इसलिए उसको अलग लिख लिया। यहाँ पर नवीन परिस्थिति को लेकर जो परिभाषा दी है वह रास महोदय के द्वारा दी है। यहाँ पर हम कुछ अलग प्रकार से सीखेंगे ताकि हम उसको आसानी से याद कर सके। दोस्तों देखिए, समायोजन करने की योग्यता मतलब संबंध स्थापित करना। समायोजन करना मतलब क्या? संबंध स्थापित करना। जब दो परिस्थिति के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, दो परिस्थितियों का मापन करके उसके अनुकूल बनाया जाता है, उसे समायोजन कहा जाता है। मतलब आपसी सामंजस्य बिठाना क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। तो समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यह परिभाषा कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक ने दी है? एक तो दी है दोस्तों स्टर्न ने कहा है कि समायोजन की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। यही परिभाषा दी है दोस्तों क्रुज ने। किसने दी दोस्तों? क्रुज ने भी यही परिभाषा दी है कि समायोजन की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। यहीं पर काल्विन ने भी यही बात कही है कि समायोजन की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। और फ्रीमैन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, इनको याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। फ्रीमैन ने क्या कहा है? फ्रीमैन ने तीनों विषय को लेकर परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि समायोजन की योग्यता भी बुद्धि है, फ्रीमैन ने कहा है। सीखने की योग्यता को भी बुद्धि कहा जाता है, यह बात भी फ्रीमैन ने कही है, क्योंकि यह फ्री थे, तीनों में कॉमन थे, इसलिए क्या अच्छा नाम है फ्रीमैन। तीसरी बात क्या कही? अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है, यह परिभाषा भी फ्रीमैन के द्वारा दी गई। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है फ्रीमैन। देखिए, समायोजन की योग्यता को लेकर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा? स्टर्न, क्रुज, काल्विन और फ्रीमैन। ठीक है दोस्तों, स्टर्न, क्रुज, काल्विन, फ्रीमैन। मेरे साथ याद करिए दोस्तों, समायोजन की योग्यता को लेकर जो परिभाषा दी गई है, एक बार हम याद कर दें क्योंकि महत्वपूर्ण है। समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यह परिभाषा किन किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है? तो दोस्तों याद करिएगा, सबसे पहली क्या है दोस्तों? क्रुज, फिर क्या है? काल्विन, फिर क्या है दोस्तों? फ्रीमैन, और फिर क्या है? स्टर्न। ठीक है दोस्तों, बुडरो के द्वारा क्या है? ज्ञान की जो ज्ञान लेने की जो क्षमता है, योग्यता है, उसे बुद्धि कहा जाता है। ज्ञान को लेकर जो परिभाषा दी है वह दी है बुडरो ने, और कार्य को लेकर जो परिभाषा दी है वह दी है बुडवर्थ ने, और नवीन परिस्थिति को लेकर जो परिभाषा दी है वह दी है दोस्तों रास महोदय ने। इस प्रकार से परिभाषा को याद करिएगा। अब देखेंगे दोस्तों दूसरी परिभाषा क्या है? सीखने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। सीखने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। यह परिभाषा कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी है? सबसे पहले मनोवैज्ञानिक का नाम आता है बंकीघम। यह प्रश्न कई बार मैंने आपसे बताना चाहूंगा, मैंने सीटीईटी में कई बार इस प्रश्न को देखा है। ठीक है दोस्तों, सीखने की योग्यता की परिभाषा जो दी गई है वह बंकीघम के द्वारा दी गई है, डियर वर्न के द्वारा दिया गया है, मैकडूगल महोदय के द्वारा दिया गया है, और थॉर्नडाइक के द्वारा भी दिया गया है, और फ्रीमैन के द्वारा भी दिया गया है। इन पांचों के द्वारा एक ही परिभाषा दी गई, और वह परिभाषा क्या है?
कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। तो दोस्तों एक बार हम दोबारा फिर अपने वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पर याद करेंगे, मेरे साथ याद करिएगा। वुडरो के द्वारा ज्ञान को लेकर परिभाषा दी गई है और वुडवर्थ के द्वारा कार्य को लेकर परिभाषा दी गई है। रास महोदय के द्वारा नवीन परिस्थिति को लेकर परिभाषा दी गई है। समायोजन की योग्यता को लेकर जो परिभाषा दी गई है स्टर्न महोदय के द्वारा दिया गया है, क्रुज के द्वारा दिया गया है। क्रुज के बाद किसके द्वारा? काल्विन के द्वारा दिया गया है और काल्विन के बाद फ्रीमैन के द्वारा दिया गया है। इसके बाद सीखने की योग्यता के लिए जो परिभाषा दी गई है वह किन किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है दोस्तों? तो बताइएगा। डियर वर्न के द्वारा दिया गया है, वंकी घम के द्वारा दिया गया है और दोस्तों मैकडूगल के द्वारा दिया गया है और थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है और हमारा एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है फ्रीमैन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कितने मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा याद कर ली? 4, 4, 8 और 3, 11 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा याद कर ली है। इसको आप रिवीजन करते रहिएगा, ऐसे ऐसे करके आपकी परिभाषा याद हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा है दोस्तों अमूर्त चिंतन की योग्यता। क्या है दोस्तों? अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया? अमूर्त चिंतन क्या होता है? मैंने आपको अभी जब वीडियो स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया था, इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी जो देख रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा उसको वीडियो को पीछे जाइएगा और उसको दोबारा देखिएगा दोस्तों कि अमूर्त चिंतन क्या होता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा। जहां पर भी बुद्धि का प्रयोग किया जाएगा वहां पर अल्फ्रेड बिने का नाम जरूर आएगा दोस्तों। यह बात आप अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा क्योंकि अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि मापन का प्रयोग किया था 1911 में और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र हुआ था वह भी अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था दोस्तों। इसीलिए अल्फ्रेड बिने का बुद्धि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है दोस्तों, अगली बात क्या होती है? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने भी क्या कहा है? अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि होती है। और टर्मन ने भी यही कहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। और चौथे मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? फ्रीमैन। अब देखिए दोस्तों, पूरे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा को एक बार हम फिर दोहराते हैं। मैं बार बार आपको इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको वो परिभाषाएं याद हो जाएं दोस्तों। क्या होता है? अगर इस तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। काफी किताबों में बहुत सारी परिभाषाएं लिखी हैं, आपके यहाँ 3 साल से मटेरियल रखा होगा लेकिन आपको मनोवैज्ञानिकों के कथन याद नहीं होंगे। लेकिन जब हम और आप डिस्कशन करेंगे तब उनकी कथन हम यहाँ पर याद कर लेंगे दोस्तों, जो कि हम कभी भूलते नहीं हैं। तो देखिए, वुडरो के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वह ज्ञान को लेकर दी गई है। वुडवर्थ के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वह कार्य को लेकर दी गई है और रास महोदय के द्वारा जो परिभाषा दी गई है दोस्तों वह नवीन परिस्थिति को लेकर दी गई है दोस्तों। अब देखिए, समायोजन की योग्यता को लेकर कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं? तो देखिए दोस्तों कौन कौन सी है। सबसे पहला तो स्टर्न है, फिर क्रुज है, फिर काल्विन है, क्रुज के बाद काल्विन, काल्विन के बाद फ्रीमैन। इन चारों मनोवैज्ञानिकों ने समायोजन की योग्यता को लेकर परिभाषाएं दी हैं। अगली बात आती है दोस्तों कौन सी? सीखने की योग्यता। सीखने की योग्यता को किसने दिया है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला किसने दिया दोस्तों? थॉर्नडाइक का तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया है दोस्तों, ठीक है, इसलिए उनको तो याद ही रखना। ठीक है, वंकी घम, डियर वर्न, मैकडूगल और थॉर्नडाइक और फ्रीमैन, इन 5 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषा दी गई है दोस्तों वह परिभाषा है सीखने को लेकर। अब बात आती है अमूर्त चिंतन की योग्यता को लेकर जो परिभाषाएं दी गई हैं वह कौन कौन सी है? अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन और टर्मन और चौथा है दोस्तों फ्रीमैन। तो ये होता है दोस्तों हमारे द्वारा जो बुद्धि की परिभाषाएं दी गई है वो हमारे द्वारा आपको रिवीजन भी करवा दी गई हैं। इनको आप ध्यान से पढ़िएगा और पीडीएफ डाउनलोड करके इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के लिए 4 भागों में बांटा है। उनका कहना है कि बुद्धि के अंदर ये 4 शब्द निहित होते हैं। अल्फ्रेड बिने ने कहा है कि बुद्धि के अंदर 4 शब्द निहित होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो होता है ज्ञान। क्या होता है दोस्तों? ज्ञान। दूसरा क्या होता है? आविष्कार। तीसरा क्या होता है? निर्देश। और चौथा क्या होता है? आलोचना।
देखिए अब इस ज्ञान प्राप्त करना बुद्धि से है, आविष्कार करना है तो बुद्धि से है, आपको निर्देश किसी को देना है तो बुद्धि के द्वारा देना होता है, और आपको अगर किसी चीज की आलोचना करनी होती है तो उसमें भी बुद्धि का प्रयोग करना होता है। इसीलिए अल्फ्रेड बिने ने कहा है कि बुद्धि के अंदर ये 4 शब्द निहित होते हैं। तो हमारे द्वारा जो भी बुद्धि की आपको परिभाषा बता दी गई है वह आपसे बननी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अब क्या पढ़ेंगे, बुद्धि के प्रकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्धि के प्रकार जो कि पूछे जाते हैं, बुद्धि के प्रकार दोस्तों 2 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ही दिया गया है। याद रखिएगा, बुद्धि के जो प्रकार हैं वह सिर्फ 2 मनोवैज्ञानिकों ने ही दिया है, इसके अलावा किसी ने बुद्धि के प्रकार को विभक्त नहीं किया है, और दोनों ने 3 भागों में विभक्त किया है, और दोनों ने ही जो 3 भागों में विभक्त किया है वो तीनों एक जैसे ही होते हैं, वह प्रकार एक जैसे ही है, इसीलिए इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। पहला तो नाम आता है दोस्तों थॉर्नडाइक का, और दूसरा नाम आता है दोस्तों जिसका गैरेट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, किन किन के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार, गैरेट के अनुसार। बुद्धि के प्रकार कौन कौन से बताए दोस्तों, सबसे पहला प्रकार बताया दोस्तों मूर्त बुद्धि, या उसी को कहा जाता है यांत्रिक बुद्धि, या उसी को कहा जाता है दोस्तों स्थूल बुद्धि। क्या कहा जाता है, स्थूल बुद्धि कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पर हम लिखते हैं, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों बुद्धि के प्रकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो बुद्धि के प्रकार को 2 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विभाजित किया गया है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक का नाम है दोस्तों थॉर्नडाइक, और दूसरे मनोवैज्ञानिक का नाम है दोस्तों गैरेट। ठीक है दोस्तों, क्या कहा है, सबसे पहला तो बांटा है दोस्तों थॉर्नडाइक ने, और दूसरा दिया है दोस्तों गैरेट ने। किसने दिया दोस्तों, गैरेट ने दिया है, गैरेट के अनुसार। इन दोनों ने बुद्धि के प्रकार को विभाजित किया है, 2 मनोवैज्ञानिकों ने ही किया है, इसके अलावा तीसरे का नाम नहीं है। इन्होंने कौन कौन से में किया, विभाजित किया है, इन्होंने दिया है, एक तो होती है यांत्रिक बुद्धि, या इसी को कहते हैं मूर्त बुद्धि, इसी को कहते हैं स्थूल बुद्धि। तीनों एक ही है दोस्तों, स्थूल बुद्धि। तीसरा होता है दोस्तों अमूर्त बुद्धि, और चौथा है दोस्तों सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, ठीक है दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार को 2 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विभाजित किया गया है, और उन मनोवैज्ञानिकों के नाम है दोस्तों, एक का नाम है थॉर्नडाइक, दूसरे का नाम है गैरेट। इन मनोवैज्ञानिकों ने इन भागों को 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला तो बताया है यांत्रिक, मूर्त और स्थूल बुद्धि, दूसरी बात कही है अमूर्त बुद्धि, और तीसरी बात कही है दोस्तों सामाजिक बुद्धि। अब जरा हम ये देखेंगे कि इन बुद्धि को 3 भागों में बांटा है तो किस प्रकार होते हैं। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि यांत्रिक बुद्धि क्या होती है, मूर्त बुद्धि क्या होती है, या स्थूल बुद्धि क्या होती है, तो देखिए यांत्रिक बुद्धि वह होती है जो किसी यंत्रवत होती है। कैसी होती है, जो है बुद्धि यंत्रवत होती है, यंत्रों के द्वारा लगाई जाती है, यंत्रों के लिए लगाई जाती है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं, ठीक है, तो इसको रफ कर रहा हूं दोस्तों। अब देखिए हम यहां पर सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यांत्रिक बुद्धि। क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम यहां पर यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि वह होती है दोस्तों जो किसी यंत्रवत के लिए होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर की घड़ी बंद हो गई है, अगर मैंने आपसे कहा आपके घर की घड़ी बंद हो गई है, तो आप क्या करेंगे, आप उस घड़ी के अंदर सेल लगाएंगे और उस बंद घड़ी को क्या करेंगे, आप मिलाने की कोशिश करेंगे, समय को मिलाने की कोशिश करेंगे। तो बताइए आप जो अपनी बुद्धि लगा रहे हैं,
आप जो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं वह किस चीज के लिए कर रहे हैं, वह आप किसी मशीन के लिए कर रहे हैं। काय के लिए कर रहे हैं दोस्तों? यंत्रवत मतलब क्या? यंत्र, यंत्र मतलब मशीनों के द्वारा, मशीनों के लिए। आप किसके लिए कर रहे हैं? आप मशीन के लिए कर रहे हैं। आपने बुद्धि का प्रयोग कहाँ पे किया? एक मशीन के लिए किया। तो यह होता है यांत्रिक बुद्धि का उदाहरण। आपसे प्रश्न यही नहीं किया जाता कि यांत्रिक बुद्धि क्या होती है। आपसे प्रश्न यह किया जाता है कि एक कार्य क्षेत्र दिया जाता है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है अभियंता। क्या पूछा जाता है दोस्तों? आपसे पूछा जाता है अभियंता। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों अभियंता। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों डॉक्टर। आपसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों? आपसे पूछा जाएगा दोस्तों डॉक्टर। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कारीगर। क्या पूछा जाएगा दोस्तों? कारीगर। तो देखिए दोस्तों, अभियंता का मतलब होता है दोस्तों इंजीनियर। इंजीनियर अपनी जो बुद्धि का प्रयोग करता है, इंजीनियर जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, वह बुद्धि का प्रयोग होता है, वह होता है यांत्रिक बुद्धि। क्योंकि इंजीनियर अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है मशीनों के लिए, कि इस मशीन से मुझे किस तरीके का भवन का निर्माण करना है, किस तरीके का मकान बनाना है, यह मशीन से कितना काम होगा, कितना हो सकता है, कितना आगे चल के इससे काम ले सकते हैं, कितने समय के लिए यह मशीन चल सकती है। तो उसका पूरा का पूरा जो बुद्धि होती है वह मशीन के ऊपर निर्भर होती है। इसीलिए प्रश्न ये किया जाता है कि अभियंता किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, अभियंता के द्वारा किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? यांत्रिक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न इसको घुमा के कर दिया जाए कि यांत्रिक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है समाजसेवी, राजनेता, वास्तुशास्त्र या अभियंता, आपका जवाब यहाँ पर होगा दोस्तों अभियंता, मतलब इंजीनियर। इंजीनियर के द्वारा यांत्रिक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। अगली जो हमारी बात होती है दोस्तों वह होती है अमूर्त बुद्धि। क्या होती है दोस्तों? वह होती है हमारी अमूर्त बुद्धि। कौन सी होती है दोस्तों? दूसरी होती है हमारी अमूर्त बुद्धि। ठीक है, अब हमारी जो है अगली अमूर्त बुद्धि। देखिए यांत्रिक बुद्धि में क्या कहा गया? अभियंता जो होते हैं, इंजीनियर, वो यांत्रिक बुद्धि में होते हैं। डॉक्टर यांत्रिक बुद्धि में होती है, क्योंकि वह भी एक यंत्र के द्वारा ही चेकअप करता है। मशीनों के द्वारा आपकी जांचा होती हैं, मशीनों के द्वारा ही आपकी रिपोर्ट आती है, इसलिए डॉक्टर भी काम में आता है दोस्तों। और डॉक्टर तभी निर्धारित कर पाता है जब उस मशीन के द्वारा आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, तभी डॉक्टर निर्धारित कर पाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है। तीसरा होता है दोस्तों कारीगर। कारीगर कोई भी कारीगर करता है तो मशीनों के द्वारा करता है और यंत्रों के द्वारा करता है। और यहीं पे अगला और आ जाएगा दोस्तों चौथा जो रहेगा दोस्तों वह रहेगा हमारा वास्तुकार। वास्तुकार किसे कहा जाता है? वास्तुकार वह होता है जो नक्शे या मानचित्र का निर्माण करता है, आर्किटेक्चर का काम करता है, उसे वास्तुकार कहा जाता है दोस्तों। वास्तुशास्त्र नहीं बोल रहा हूं मैं, वास्तुकार बोल रहा हूं। आर्किटेक्चर, नक्शे का निर्माण करना, मानचित्र का निर्माण करना। तो देखिए दोस्तों ये जो होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति, वो काय में आते हैं? यांत्रिक बुद्धि में आते हैं दोस्तों। काय में आते हैं? यांत्रिक बुद्धि में आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दूसरी बुद्धि होती है, वो होती है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में जो आते हैं दोस्तों वह होते हैं पुस्तकीय ज्ञान। कौन सा ज्ञान दोस्तों? पुस्तकीय ज्ञान होता है। मतलब यह सा कि जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं, अमूर्त बुद्धि का एक वैज्ञानिक है, एक वैज्ञानिक ने सोच लिया कि मुझे इस तरीके का केमिकल बनाना है। देखिए जैसे कि अभी प्रेजेंट कंडीशन का बोला जाए तो कोरोना वायरस अभी चरम सीमा पर चल रहा है। वैज्ञानिकों ने कई प्रकार का सोच के रखा है कि कोरोना वायरस से कोई ना कोई एंटीडोर निकालना है, उसका कोई ऐसा कोई एंटीडोर निकालना है जिससे उससे वैक्सीन निकालना है जिससे उससे निजात पाया जा सके। देखिए उन्होंने कौन सा चिंतन किया? अमूर्त चिंतन किया। उनके सामने, अभी वैज्ञानिकों के सामने ऐसा कोई एंटीडोर है नहीं, ना उनके पास ऐसी कोई वैक्सीन है, लेकिन वो सोच रहे हैं। उनके चिंतन किया और उस तरीके का चिंतन किया जो उनके सामने नहीं है, लेकिन उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, और एक न एक दिन वह कार्य सफल होगा और हमारे पास उसकी वैक्सीन होगी दोस्तों। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं जिनके पास पुस्तकीय ज्ञान होता है वह अमूर्त बुद्धि होती है। दूसरी बात जो होती है वह होती है दोस्तों वैज्ञानिक जो आते हैं, वैज्ञानिक वह भी आते हैं। तीसरे जो होते हैं चित्रकार, जो होते हैं चित्रकार। देखिए चित्रकार जब कोई भी चित्र बनाता है तो उसकी नजरों के सामने वह चित्र पहले से चलता है, तभी तो वह चित्रकार अपने चित्र बनाता है।
अगर उसके लिए किसी महापुरुष की चित्र बनाना है, महाराणा प्रताप का चित्र बनाना है, तो उसकी आंखों के सामने उसका संप्रत्यय रहेगा, उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा और उसी के आधार पर क्या करेगा, वो चित्र बनाएगा। तो कौन सा चिंतन कर रहा है, वो है वह अमूर्त चिंतन कर रहा है। और उस अमूर्त चिंतन में कौन सी बुद्धि लगा रहा है, वो अमूर्त बुद्धि लगा रहा है दोस्तों। इसलिए इसमें पुस्तकीय ज्ञान के जो व्यक्ति होते हैं वह अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, और चित्रकारों के द्वारा, और चौथा है दोस्तों कलाकारों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कलाकार भी क्या करते हैं, घर से निकलते हैं, मुझे इस तरीके की कलाकारी करना है, इस तरीके से मुझे नाट्य प्रस्तुति करना है, वो पहले तो चीज का चिंतन करके बैठे रहते हैं और फिर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो कौन सी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तीसरी जो बुद्धि हमारी होती है दोस्तों, वह होती है सामाजिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि होती है दोस्तों, सामाजिक बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि क्या होती है, सामाजिक बुद्धि वह होती है जो किसी समाज के कार्य के लिए की जाती है। सामाजिक बुद्धि वह होती है जो किसी समाज के कार्य के लिए की जाती है, उसे सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, जैसे कि समाज सेवी, जो समाज सेवा करते हैं, दूसरे होते हैं राजनेता। ये दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामाजिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों क्या देख लिया, बुद्धि के प्रकार। जो भी आपको दिक्कत या परेशानी होती है आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। जो भी मैंने आपको पढ़ाया इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें डाउनलोड करिएगा और अपनी नोटबुक में इसको नोट करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों में दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक तो दोस्तों अभी करिएगा, और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम फिर मिलेंगे बुद्धि के अगले टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, जय बागी।